परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता, किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता, मोहब्बत एक खुशबू है हमेशा साथ रहती है, तन्हाई में भी कोई इंसान तन्हा नहीं रहता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सूर्यवीर, स्वागत करता हूँ आप सबका साइंस बाय सूर्यवीर में। दोबारा से हम पढ़ेंगे एक नया कॉन्सेप्ट या फिर एक सिस्टम मान लीजिए जिसका नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र वह तंत्र होता है विज्ञान का जिसमें हम श्वसन में काम आने वाले विभिन्न अंगों के बारे में अध्ययन करते हैं, श्वसन की पूरी प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं, किस प्रकार से अंतः श्वसन, बहिःश्वसन होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गैसेज होता है, गैसों का विनिमय यानी कि है ना, गैसों का जो है एक्सचेंज कैसे होता है, परिवहन, इन सब चीज़ों के बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम इसमें संवातन दर या फिर ब्रीथिंग रेट के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो आता है संवातन दर। संवातन दर संवातन दर यानी जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में ब्रीथिंग रेट। ये क्या होती है? देखो, ब्रीथिंग रेट का मतलब वो है कि सामान्य बोलचाल की भाषा में या सामान्य अवस्था में वायु को अंदर बाहर छोड़ना, यानी इनटेक करना और एक्सपायर करना बाहर की तरफ, यही क्या कहलाता है? संवातन या फिर ब्रीथिंग कहलाता है। अब आप लोग कहेंगे कि ब्रीथ में यानी ब्रीथ में और रेस्पिरेशन में, श्वसन में क्या अंतर होता है क्या? यस, अंतर होता है। देखो, रेस्पिरेशन जो होती है, श्वसन, वो पूरी प्रक्रिया होती है, उसमें हम ब्रीथिंग पढ़ते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेज पढ़ते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज पढ़ते हैं, सेल्यूलर रेस्पिरेशन के दौरान जो CO2 होती है उसको किस प्रकार से वापस से ब्लड में, ब्लड से वायु कूपिकाओं में और वायु कूपिकाओं से वायुमंडल में आती है, उस सब का अध्ययन करते हैं। तो देखो, श्वसन एक बड़ी प्रक्रिया होती है और जो ब्रीथिंग जो होता है वो श्वसन की प्रक्रिया का पहला भाग होता है, यानी फर्स्ट स्टेप ऑफ द रेस्पिरेशन इज कॉल्ड ब्रीथिंग। ठीक है, तो संवातन दर जो है वो 12 से 16 मिनट, 16 पर मिनट, NUT, यानी 1 मिनट में हम 12 से 16 बार क्या करते हैं? ब्रीथ करते हैं, है ना? ये है। और द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज इनटेक और एक्सपायर या फिर इंस्पायर और एक्सपायर, उसको हम किससे मेजर करते हैं? तो स्पायरोमीटर, स्पायरोमीटर, स्पायरोमीटर एक यंत्र होता है जिससे हम वायु का आयतन मापते हैं। ठीक है, संवातन दर का मापन करते हैं, ये भी कह सकते हैं हम संवातन दर, ब्रीथ रेट, ब्रीथ रेट का मापन, या फिर क्या क्या कह सकते हैं कि कितनी वायु को अंदर लिया है या बाहर लिया है। ठीक है, कितनी वायु को, अब इसमें CO2 भी हो सकता है और ऑक्सीजन भी हो सकता है, अंदर या बाहर लिया गया या छोड़ा गया। एक्सपायरेशन होगा तो छोड़ेंगे और इंस्पायरेशन होगा तो अंदर वायु को इनटेक करेंगे। छोड़ा गया, अरे यस और नो। तो ये क्या होगा? स्पायरोमीटर, जिसके द्वारा हम संवातन दर या फिर ब्रीथ रेट का अध्ययन करते हैं। और संवातन दर जो है वो कितनी होती है? 12 से 16 पर मिनट, यानी 1 मिनट में हम 12 से 16 बार श्वसन करते हैं। कैसे? कितना हो गया ये? 12 से 16 बार 1 मिनट में अगर हम बात करते हैं तो अगर हम इसकी वैल्यू की अगर हम बात करें कि एक बार में हम कितनी वैल्यू को, कितनी मात्रा को, कितनी वायु को अंदर लेते हैं ऐसे नॉर्मल अवस्था में ऐसे, और कितनी वायु को हम बाहर छोड़ते हैं ऐसे नॉर्मल। ठीक है, तो हम इसके लिए जो अध्ययन है वो अध्ययन करेंगे सबसे पहले
पल्मोनरी वॉल्यूम का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले हम इसमें पल्मोनरी वॉल्यूम, ठीक है, पल्मोनरी वॉल्यूम का मतलब है फुफ्फुसीय आयतन, फुफ्फुसीय आयतन। पल्मोनरी पल्मोनरी वॉल्यूम यानी फुफ्फुसीय आयतन, इसका मतलब फेफड़ों में हम ऑक्सीजन को भर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी कितनी ऑक्सीजन को हम भर सकते हैं वो होता है आयतन। और आयतन का मतलब वैसे होता है जगह छोड़ना, जगह घेरना, ठीक है, तो कितना जो है हम लोग फेफड़ों में वायु को भर सकते हैं, तो वो होता है फुफ्फुसीय आयतन या फिर पल्मोनरी वॉल्यूम। इसमें हम सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं टी वी, इसका मतलब होता है टाइडल वॉल्यूम। अरे क्या होता है टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, इसको हिंदी में बोलते हैं ज्वारीय आयतन, ज्वारीय आयतन। इसका मतलब होता है, अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सामान्य अवस्था में सामान्य अवस्था में सामान्य अवस्था में अंदर ली गई वायु या फिर बाहर छोड़ी गई वायु का आयतन, यानी कि इसको हम कह सकते हैं द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज इंस्पायर और एक्सपायर, यानी कि जितनी मात्रा में हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं या फिर CO2 को बाहर हम छोड़ते हैं तो उसकी मात्रा कितनी होती है, तो इसकी वैल्यू जो होती है वो 500 ml होती है। तो जो टीबी होता है टाइडल वॉल्यूम, इसकी मात्रा होती है 500 ml। इसका मतलब है सामान्य स्थिति में हम 500 ml वायु को अंदर ग्रहण करते हैं और 500 ml को ही बाहर छोड़ते हैं, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। अब क्या होता है, दूसरा टर्म आता है IRV, IRV, अरे वॉल्यूम ही तो है ये, तो पल्मोनरी वॉल्यूम के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, इसका मतलब होता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या फिर अंतः श्वसन आरक्षित क्षमता, अंतः श्वसन आरक्षित ओके फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है कि देखो सामान्य अवस्था में हम लोग, अब इसका मतलब है IRV यानी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सामान्य अवस्था में हम लोग क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं या फिर बाहर छोड़ते हैं, तो IRV में क्या कहते हैं कि बलपूर्वक जितनी वायु को हम अंदर लेते हैं, एडिशनली द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इनटेक और इंस्पायर, उसे ही हम क्या बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी बलपूर्वक अंतः श्वसन में जितनी वायु को अंदर लेते हैं, बलपूर्वक अंतः श्वसन, जोर लगा के ऐसे देखो, ऐसे जोर लगा करके बलपूर्वक जितनी वायु को हम वातावरण से अंदर ग्रहण करते हैं फेफड़ों में, तो वो जो आयतन होता है, उस आयतन की जो मात्रा होती है उसी को हम बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो बलपूर्वक पूर्वक अंदर, अंदर कहाँ लेंगे फेफड़ों में, ग्रहण किया गया वायु का आयतन, द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज इंस्पायर्ड फोर्सफुली, तो वायु का वह आयतन जो बलपूर्वक अंदर ग्रहण किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं
IRB। अब देखो, इसकी हम वैल्यू की बात करें, वही इंपॉर्टेंट होती है और वही एग्जाम में पूछी जाती है। अगर आपसे पूछा जाएगा तो परिभाषा नहीं पूछी जाएगी, एग्जाम में पूछा जाएगा तो वैल्यू पूछी जाएगी कि इसकी मात्रा कितनी होती है। तो IRB की अगर हम मात्रा की बात करें तो उसमें फोर्सफुली हम अंदर वायु को ग्रहण कर रहे हैं। तो देखो, टीबी जो होता है, इसका मतलब सामान्य अवस्था में जितनी हम ग्रहण करते हैं उतनी तो करेंगे ही, लेकिन बलपूर्वक कितनी अंदर ले सकते हैं। तो बलपूर्वक फिर इसकी मात्रा जो टोटल होती है, इसकी मात्रा को आपको याद रखना है। वो टोटल मात्रा जो है होती है 2500 से 3000 ml। इतनी वायु को हम लोग फोर्सफुली अंदर ले सकते हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि IRB की वैल्यू कितनी होती है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या फिर अंतःश्वसन आरक्षित क्षमता, IRV, इसकी मात्रा होती है 2500 से 3000 ml। और दूसरी होती है क्या दूसरी होती है क्या, ERV। ERV इसका उल्टा हो जाएगा। इसका मतलब है अंतःश्वसन आरक्षित क्षमता, और ERV का मतलब हो जाएगा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। देखो, ERV की अगर हम बात करें, ERV इसका मतलब हो जाएगा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसका मतलब बहिश्वसन आरक्षित क्षमता। अरे यस और नो। इसका मतलब है कि बलपूर्वक हम कितनी वायु को बाहर निकाल सकते हैं, बलपूर्वक कितनी वायु को बाहर छोड़ सकते हैं। तो द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर फोर्सफुली, यानी बलपूर्वक जितनी वायु को हम बाहर छोड़ सकते हैं उसी को हम बोलते हैं ERV। और ERV की जो वैल्यू होती है वो होती है 1000 से 1100 ml। यानी 1000 से 1100 ml वायु को 1000 से 1100 ml वायु को हम ऐसे अंदर ले सकते हैं, बाहर छोड़ सकते हैं। कैसे? तो ये कितनी हो गई, 1000 से 1100, और अंदर लेंगे तो वो उसकी वैल्यू कितनी थी, IRV इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, उसकी मात्रा कितनी थी 2500 से 3000 ml। और एग्जाम में यही पूछी जाती है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी वैल्यू ही आपको पूछी जाती है। ERV, IRV या फिर TB, इन तीनों को एक साइड में देगा, उसके साथ में सामने इनकी वैल्यू देगा, या तो मिलान करवाएगा, उसके बाद में 4 ऑप्शन दिया जाएगा आपको, या फिर पूछ लेगा कौन किसकी वैल्यू गलत है। तो किसी भी रूप में आपसे पूछा जा सकता है। और एक होता है इसके साथ में, ERB के बाद में होता है RV। RV का मतलब होता है डियर फ्रेंड्स रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम, इसका मतलब क्या होता है, बलपूर्वक, इसका मतलब होता है बलपूर्वक बाहर छोड़ने के बाद में जितनी वायु फेफड़ों में बची रह जाती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम या अवशेषी आयतन। भाई जैसे मैंने निःश्वसन किया तो बलपूर्वक निःश्वसन के बाद में, जैसे बलपूर्वक निःश्वसन के बाद में भी कुछ वायु का आयतन फेफड़ों में बचा रह जाता है, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, अवशेषी। इसका मतलब जो शेष बच गया है, बहुत तेजी से अगर हम वायु को बाहर निकालें फेफड़ों में से ऐसे, लेकिन खुद उसके बाद में भी जो वायु का आयतन बचा, इसीलिए उसको हम बोलते हैं क्या, अवशेषी आयतन। अवशेषी आयतन, इसका मतलब क्या होता है, बलपूर्वक बहिश्वसन के पश्चात, बल पूर्वक बहिश्वसन के पश्चात शेष बचा वायु का आयतन कहाँ पर बचा, फेफड़ों में। उसको ही क्या बोलेंगे, RV, यहाँ पे रेजिडुअल वॉल्यूम। और उसकी मात्रा कितनी होती है, 1200 ml। ये वैल्यू आपसे पूछी जाती है। तो हमने पहला पढ़ा TB यानी टाइडल वॉल्यूम, जिसे हमने बोला था ज्वारीय आयतन। दूसरा पढ़ा था IRV, उसका मतलब था इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी अंतःश्वसन आरक्षित क्षमता, उसकी मात्रा कितनी थी 2500 से 3000 ml। और उसके बाद में पढ़ा ERV,
यानी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, बलपूर्वक कितनी वायु को बाहर निकाल सकते हैं, तो उसकी मात्रा आई थी 1000 से 1100 ml। और ये आरबी है, जब बलपूर्वक बहिश्वसन करने के बाद में कुछ वायु का आयतन फेफड़ों में बचा रह जाता है, यानी लंग्स में बचा रह जाता है, उसी को हमने क्या बोला, आरबी, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1200 ml। ओके फ्रेंड्स, अब हमने पल्मोनरी वॉल्यूम यानी फुफ्फुसीय आयतन के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं पल्मोनरी कैपेसिटी यानी फुफ्फुसीय क्षमता। पल्मोनरी पल्मोनरी कैपेसिटी। ओके फ्रेंड्स, इसको ही हम बोलते हैं फुफ्फुसीय क्षमता। वो क्या था, आयतन था। आयतन पढ़ा, इसका मतलब कितनी वॉल्यूम अंदर ले सकते हैं, ये भी क्या है, कैपेसिटी। देखो अब इसमें क्या अंतर है, इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे पहला इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी अंतः श्वसन क्षमता। अंतः श्वसन क्षमता। ओके, इसका मतलब क्या होता है, अब देखो कि पूरी क्षमता की बात कर रहा है ये, कि क्षमता कितनी हो सकती है। इसका मतलब सामान्य अवस्था में मैं कितनी वायु अंदर ले सकता हूँ, 500 ml सामान्य बोलचाल में, ठीक है, श्वसन करते समय। और सामान्य बोलचाल में कितनी बाहर निकाल सकता हूँ, वही 500 ml। तो सामान्य अवस्था की तो रहेगी ही, जैसे मैंने बोला था टीबीआर में टाइडल वॉल्यूम, ज्वारीय आयतन। उसके अलावा बलपूर्वक कितनी अंदर और ले सकता हूँ, तो उसको क्या बोला था, आईआरवी, बलपूर्वक अंदर कितनी वायु हम ले सकते हैं, तो उसको। और सामान्य अवस्था में कितनी ले सकता हूँ, 500 ml, जैसे टाइडल वॉल्यूम बोला था। और बलपूर्वक कितनी अंतः शोषण कर सकता हूँ, 2500 से 3000। तो इन दोनों को मिला दें तब हमारा बनता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, जिसकी मात्रा अगर हम देखें तो आ जाएगी 500 प्लस 2500, कितनी हो जाएगी, 3000 से 3500। अरे यस और नो फ्रेंड्स, ml, ठीक है, ये हो जाएगी क्या, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो टाइडल वॉल्यूम तो रहेगा ही नॉर्मल अवस्था वाला, और उसके अलावा बलपूर्वक कितना अंदर लिया जा सकता है, तो वो हो जाएगी 2500 से 3000 ml। तो इसकी टोटल मात्रा हो जाएगी 3000 से 3500 ml। क्या हो जाएगा, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी या अंतः शोषण क्षमता। दूसरी पढ़ते हैं ईसी। ईसी जिसे हम बोलते हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। अब बताओ, आप ही बताओ ये क्या होगा। इसका मतलब होगा कि सामान्य अवस्था में मैं कितनी बाहर छोड़ सकता हूँ, टीबी, और कितनी बलपूर्वक बाहर छोड़ सकता हूँ, क्योंकि ये एक्सपायरेटरी है, बहिश्वसन है, बहिश्वसन क्षमता है। देखो इसको लिख लेते हैं पहले, बहिश्वसन बहिश्वसन क्षमता। अब देखो बहिश्वसन क्षमता, इसका मतलब बहिश्वसन करके मैं टोटल कितनी वायु को बाहर निकाल सकता हूँ। अरे बहिश्वसन का मतलब ही हो गया बाहर छोड़ना, तो टोटल कितनी बाहर छोड़ सकता हूँ। अरे एक तो टीबी जिसे सामान्य अवस्था में मैं बाहर छोड़ता हूँ, उसका मतलब, ठीक है, और बलपूर्वक कितनी बाहर छोड़ सकता हूँ, तो उसे क्या बोलते हैं, ईआरवी यानी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो टीबी प्लस ईआरवी, तो टीबी का मतलब कितना हुआ, 500 ml, और ईआरवी की मीनिंग, ईआरवी की वैल्यू कितनी हुई, 1000 से 1100 ml। ओके, तो कितनी हो गई, 1100, 1000 और 500, 1500 से 1600 हो जाएगी। ये इसकी वैल्यू हो गई, और यही वैल्यू एग्जाम में पूछी जाएंगी, इंस्पायरेटरी की, एक्सपायरेटरी की। और उसके अलावा अभी हम पढ़ने वाले हैं वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। तो ये क्या हो गई, बलपूर्वक कितनी टोटल अंदर ले सकता हूँ। तो टीबी तो होगी 500 ml, ये तो अंतः शोषण और निशोषण में कॉमन होती है। 500 वैल्यू 500 ml में अंदर ले सकता हूँ और 500 ml में बाहर छोड़ सकता हूँ। लेकिन बलपूर्वक अंदर कितनी ले सकता हूँ,
2500 से 3000 तो उसमें जुड़ जाएगी 500। बलपूर्वक कितनी बाहर छोड़ सकता हूँ? 1000 से 1100 तो इसमें भी जुड़ जाएगी 500। तो इसकी टोटल वैल्यू कितनी बन जाएगी? 1500 से 1600 ml। अरे यस और नो? यस फ्रेंड्स, तो अगला जो है हम पढ़ेंगे वाइटल कैपेसिटी। तीसरे नंबर की आई है हमारी वाइटल कैपेसिटी, या फिर जैविक क्षमता हम इसे बोल सकते हैं, वाइटल कैपेसिटी। अब देखो, वाइटल कैपेसिटी का मतलब क्या है? जैविक क्षमता। जैसे दो दोस्त हैं, वो आपस में अपनी क्षमताओं की बात कर रहे हैं कि तुम्हारे फेफड़े और मेरे फेफड़ों की कितनी क्षमता है। तो चलो चेक करते हैं। तो दोनों चेक कैसे करेंगे आपस में? कि एक साथ बलपूर्वक अंदर लेंगे ऐसे और बाहर छोड़ेंगे। तो बलपूर्वक अंदर लेंगे प्लस बलपूर्वक बाहर छोड़ेंगे, वायु का वह आयतन जिसे बलपूर्वक अंदर लिया जाता है और बाहर छोड़ा जाता है, प्लस टीवी तो कॉमन है ही है। तो ऐसे हम क्षमता को चेक करेंगे। अरे पार्क में बैठ करके अगर हम क्षमता को चेक करेंगे कि बताओ कौन ज्यादा अंदर वायु को इनटेक कर सकता है या फिर कौन ज्यादा वायु को बाहर छोड़ सकता है, तो मैं बलपूर्वक ऐसे अंदर लूंगा या फिर बलपूर्वक बाहर छोड़ेंगे, ये दोनों हो गई। प्लस टीवी यानी टाइडल वॉल्यूम, जिसे सामान्य अवस्था में मैं अंदर या बाहर छोड़ता हूं। तो देखो टीवी हो गई, प्लस सामान्य अवस्था में अंदर लिया गया वायु का आयतन आईआरबी हो गया, प्लस सामान्य अवस्था में वायु का बाहर छोड़ा गया आयतन ईआरबी हो गया। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 500 ml टीवी की, ये सब में कॉमन होती है। बलपूर्वक अंदर लिया गया वायु का आयतन कितना होता है? 2500 से 3000 ml। अरे यस और नो? प्लस ईआरबी कितनी होती है? 1000 से 1100 ml। अरे सही है गलत? तो उन इन तीनों को जोड़ देंगे तो क्या बनेगी? वीसी। वीसी का मतलब होता है वाइटल कैपेसिटी। ठीक है? तो बल जैविक क्षमता को अगर हम चेक करेंगे कि किसकी क्षमता है, तो बलपूर्वक अंदर लेंगे, बलपूर्वक बाहर छोड़ेंगे, प्लस टीवी जो कॉमन होती है, तीनों की वैल्यू को जोड़ देंगे और जोड़ने पर जो वैल्यू प्राप्त होगी मेरे हिसाब से वो वैल्यू 4000 से 4600 प्राप्त होगी। 4000 से 4600 ml। आप चेक करके देख सकते हो। 500 प्लस 2500 3000, 3000 और 1000 4000। तो देखो ये आ गई 4000। ठीक है? फिर 500 प्लस 3000 3500 और 3500 और 1100 4600। ओके फ्रेंड्स, तो ये 4600 4000 से 4600 ml। तो आपसे पूछा जाएगा कि वाइटल कैपेसिटी कितनी होती है, और ये पूछा जा चुका है, तो यही यहाँ से क्वेश्चन जो है बनता है। उसके बाद में हम पढ़ते हैं टीएलसी यानी टोटल लंग्स कैपेसिटी। अब देखो टोटल अगर पूरी ही हम क्षमता की बात करें, फेफड़ों की टोटल कितनी क्षमता हो सकती है, तो उसमें एक चीज हम मिस कर रहे हैं। वो बताइए क्या है? कि बलपूर्वक हम बाहर कितनी ही भी वायु को हम फेफड़ों से बाहर निकाल लें, लेकिन उसके बावजूद भी द वॉल्यूम ऑफ एयर रेस्टिंग इन द एल्वियोलाई दैट इज कॉल्ड रेजिडुअल वॉल्यूम। इसका मतलब बलपूर्वक बहिर्श्वसन करने के बाद में भी वायु का कुछ आयतन फेफड़ों में बचा रह जाता है, उसी को हम रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। और उसको अगर हम इसमें ऐड कर दें कि कुछ बचा रह गया है, तो टोटल लंग्स कैपेसिटी हमारी आ जाएगी। बीसी में अगर मैं आरबी जोड़ दूं, आरबी का मतलब है रेजिडुअल वॉल्यूम। इसका मतलब बलपूर्वक बहिर्श्वसन कर भी दें, ये देखो ये कर दिया, फिर भी इसमें कुछ वैल्यू रह रही है फेफड़ों में, उसको ही हम क्या बोलते हैं? आरबी। अगर मैं इसमें आरबी को ऐड कर देता जिसकी वैल्यू 1200 ml होती है, तो हमारी क्या निकल जाती? क्या निकल जाती फ्रेंड्स? टोटल लंग्स कैपेसिटी, यानी कुल हमारे फेफड़ों की क्षमता कितनी वायु को अंदर भरने की है, कितनी वायु को हम हमारे फेफड़ों में समा सकते हैं। अरे यस और नो? ठीक है, तो उसकी बात करते हैं, टोटल लंग्स कैपेसिटी। ये कौन सा था? तीसरा। अभी हम कौन सा बात करेंगे? चौथा की। टी एल सी यानी टोटल लंग्स कैपेसिटी। कुल फुफ्फुसीय क्षमता, टोटल लंग्स कैपेसिटी। इसमें क्या होगा? देखो
टीवी सबके लिए कॉमन है ये तो टाइडल वॉल्यूम। फिर बलपूर्वक अंदर ग्रहण करना IRV, प्लस बलपूर्वक बाहर छोड़ना ERV, प्लस जो शेष रह गई है वो कौन सी है, रेजिडुअल वॉल्यूम। अरे यस और नो, इन सबको हम जोड़ देंगे। अब अगर वैसे अगर मैं देखूं तो इसका सूत्र ये भी बन सकता है VC, क्योंकि इसको ही मैं क्या बोल सकता हूँ, वाइटल कैपेसिटी, और इसकी वैल्यू कितनी थी, 4000 से 4600। अरे यस और नो, 4000 से, यहीं इसका वैल्यू निकाल सकते हैं 4000 से 4600। और इसकी जो RV है उसको हम पढ़ चुके हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम या अवशेषीय आयतन, इसकी वैल्यू होती है 1200 ml। तो अगर मैं इसको जोड़ दूंगा तो जोड़ने पर इसकी वैल्यू होती है 4000 और 1200, 5200, और 4600 और 1200, 5800। तो 5200 से 5800 ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। अन्यथा इसको छोड़ो, वैसे देख लो, एक एक करके, एक एक करके समझ लो कैसे। देखो, टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, 500 ml, प्लस IRV कितनी होती है, 2500 से 3000 ml, ठीक है ना। फिर ERV कितनी होती है, ERV होती है 1000 से 1100 ml, और RV की वैल्यू होती है 1200 ml, ठीक है। अब हम इसको जोड़ते हैं, देखो 500 और 2500 कितना हुआ, 3000, और 1000 4000, और 1200 कितना हुआ, 5200, 5200, और फिर 500 और 3000 कितने, 3500, और 1100 4600, और 1200 5800। तो 5200 से 5800, और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, TLC और BC ये दोनों एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं, कई बार CET में, कई बार रीट में, कई बार ग्रेड सेकंड में, सब जगह इनकी वैल्यू पूछी जाती है, क्योंकि यही यहाँ से पूछा जाता है, और हम एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी कर रहे हैं, फालतू का कचरा कंटेंट नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद में एक और बची है, उसको हम बोलते हैं फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। पांचवी क्या बची है, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। ओके फ्रेंड्स, तो इसकी अगर मैं बात करूं तो ये क्या है कि सामान्य रूप से बहिःश्वसन करने के बाद में जो FRC, इसका मतलब फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी होगा, ये है ना, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। इसका मतलब होता है कि सामान्य बहिःश्वसन के बाद में वायु का जो आयतन फेफड़ों में प्राप्त होता है, यानी जो क्षमता होती है फेफड़ों की, उसको ही हम क्या बोलते हैं, FRC। अब देखो, सामान्य बहिःश्वसन किया, बताओ उसकी मात्रा कितनी होती है, 500 ml। बहिःश्वसन का मतलब क्या होता है, वायु को बाहर छोड़ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्सपायरेशन। अंतःश्वसन का मतलब क्या होता है, इंस्पायरेशन, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 500 ml। तो ये कह रहा है कि सामान्य रूप में, जैसे साधारण बोलचाल में हम आप बातचीत कर रहे हैं, तो मैं 500 ml वायु को बाहर छोड़ता हूँ, तो 500 ml वायु को बाहर छोड़ने के बाद में जो बचा हुआ आयतन रह जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, FRV। तो देखो उसकी वैल्यू जो होगी ना, वो उसकी वैल्यू होगी, माय डियर फ्रेंड्स, उसकी वैल्यू हो जाएगी TB प्लस ERV। अब ERV क्यों जोड़ा मैंने, ये प्रश्न यहाँ पर खड़ा होता है। ERV इसलिए जोड़ा क्योंकि सामान्य एक्सपायरेशन हुआ, लेकिन जो बलपूर्वक में जिस वायु को बाहर छोड़ सकता था वो तो अंदर ही रह गई, इसीलिए मैंने उसको जोड़ा। और TB तो कॉमन रहती ही है सामान्य रूप से, मतलब टाइडल वॉल्यूम, इसकी मात्रा कितनी होती है, वैल्यू 500 ml। ये 500 ml तो सामान्य रूप से हम बाहर निकालते हैं और अंदर भी लेते हैं इतनी 500 ml। और ERV क्या है, सामान्य रूप से बहिःश्वसन ही किया है, लेकिन बलपूर्वक बहिःश्वसन मैंने नहीं किया, इसलिए ये बलपूर्वक बहिःश्वसन इसमें बचा रह गया, बलपूर्वक बहिःश्वसन, बलपूर्वक बहिःश्वसन इसमें बचा रह गया। तो बताओ इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1000 से 1100 ml। अरे यस और नो, तो इसकी वैल्यू टोटल हो गई 1500 से 1600 ml।
और देखो आरबी अक्सर क्वेश्चन आता है कि आरबी और एफआरसी में क्या अंतर है। आरबी आरबी क्या होती है? आरबी जो होता है ना, ये रेजिडुअल वॉल्यूम होता है बलपूर्वक बहिर्शोषण के बाद में जितनी आयतन बचा, वायु का आयतन फेफड़ों में बलपूर्वक बहिर्शोषण करने के बाद में जो बचा, तो वो होता है 1200 ml। ठीक है। लेकिन ये एफआरसी जो है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, इसमें ये होता है कि सामान्य बहिर्शोषण के बाद में, और इसमें बहिर्शोषण बलपूर्वक करेंगे उसके बाद में जो बचेगा उसे बोलेंगे रेजिडुअल वॉल्यूम। और ये एफआरसी जो होता है सामान्य बहिर्शोषण के बाद में, तो सामान्य बहिर्शोषण के बाद में ईआरबी बचा रह जाएगा ना, क्योंकि बलपूर्वक तो हमने किया ही नहीं है। तो बलपूर्वक बहिर्शोषण के बाद में जिसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1000 से 1100 ml, और टी भी कॉमन रहती है, तो टोटल इसकी जो क्षमता हो गई वो है 1500 से 1600 ml। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, तो आज पढ़ेंगे इतना ही। उसके बाद में मिलते हैं अगले एपिसोड में उसी जोश, उत्साह और उमंग के साथ में। बने रहिए हमारे साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।